थका टूटा वो टाई की नॉट ढीली करता आकर ऑफिस बैग सोफे पर फेंक कर और एक सोफे पर औंधे मुंह गिरा। उफ अम्मा, अब्बा ने तो सारी जवानी का बेड़ा गर्क कर दिया। काश ये मनकोहा वाला सिस्टम ना होता। बोनी, तो ये सारी थकन में तुझ पर उतारता। सारा दिन एक ही जगह पर बैठ बैठ कर उसकी कमर अकड़ गई थी और अब सोफे पर पड़ा कुशन में मुंह छुपाए अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था कि पानी लाती नूरुल ऐन धड़क कर रुकी और उसकी इतनी बेबाकी पर उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। जाहिर इंसान, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। नीचे आवाज में गुर्राती लाया गया पानी का गिलास उसके ऊपर डाल दिया कि वो इस अचानक हमले पर गड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? उससे अपने ऊपर ठंडे पानी पर हैरत से नूर को देखा जो एक ख्वाब ही लगा। तुम तुम क्या कर रही हो इतनी रात में यहाँ? कलाई पर बंधी गाड़ी में वक्त देखते वो हैरत से पूछने लगा। तुम्हें खाना देने के लिए बैठी हूँ कमीने इंसान। उससे भूल कर भी उसके अल्फाज से ही भूले जा रहे थे और गुस्से शर्म से उसकी नाक के नथने फूल रहे थे। तो ऐसे खाना देते हैं नकम्मी औरत? उससे अपनी गीली शर्ट की तरफ इशारा करते पूछा। तो तुम भी सोच समझ कर बकवास किया करो बेहुदा इंसान। वो गुस्सा व मुश्किल दबाकर आहिस्ता बोली कि कहीं ताई उसका कारनामा न देख ले और अपने थके बेटे की दुर्गत पर उसकी जबरदस्त क्लास सी थी जैसे आजकल आसिया बेगम के तेवर थे। अच्छा, तो तुमने सुन लिया मेरी बोनी। अचानक ही उसके दुपट्टे को खींचकर अपनी भीगी गर्दन और चेहरा साफ करते वो शरारत से बोला और नूर, वो उसकी इस तरह की दीदा दलेरी पर साकित थी। तुम कुछ ज्यादा ही कमीनापन नहीं दिखा रहे। झटके से अपना दुपट्टा खींचकर वो बोली तो दांत हंस पड़ा। मेरी बोनी, अभी तुमने मुझे देखा ही कहाँ है। मैं इतना कमीना साबित हो सकता हूँ जितना तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वो सोफे से उठता बोला तो नूर मुंह बनाकर कदम पीछे ले गई। मैं खाना लगा रही हूँ, आकर खा लो। तुम्हारी नौकर नहीं कि सारी सारी रात जागती रहूं। वो वापस किचन में जाती हुई बोली तो दांत उसके अंदाज पर निसार होता कोट बैग उठाकर फ्रेश होने रूम में चला गया। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो। नवाला मुंह में डालते उस पर एक गहरी नजर डालकर बोला कि वो झिझक गई। दांत बकवास मत करो, खाना खा लो ताकि मैं बर्तन धो लूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो सालन उसकी प्लेट में डालती बेसारियत से बोली। आइंदा मत जागना। अगर अम्मी कहें तो भी कह देना मैंने मना किया है। उसके मूड को देखते वो सीरियस होकर बोला। शुक्रिया इस करम नवाजी का। नूर तंजिया बोली तो दांत मुस्कुरा दिया। वो मैंने अभी की कहाँ है? मायने हेजी से कहते उसे ब्लू सूट में सर पर दुपट्टा टिकाए अपनी महबूब मनकोहा को देखा जो तभी तभी सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। नूर ने कोई जवाब न दिया क्योंकि जानती थी वो जैसे जवाब देगी वैसे ही बकता रहेगा। तभी वो टेबल पर सर टिकाए बैठ गई उससे खाना खाने तक। अलिफ ने भी बाकी का खाना शराफत का चोला पहनकर खाया और नूर बर्तन उठाकर किचन में आई। हेल्प चाहिए? किचन में दाखिल होते हुए उसे देखता बोला जो तेजी से हाथ चलाती बर्तन धो रही थी। नहीं। नूर बेसाख्ता अपना दुपट्टा सर पर आगे खिसकाया। उससे उलझन होने लगी दाद को यूं किचन में आने से। तुम थक गए हो, आराम करो, कल संडे नहीं। काम में मसरूफ सी वो बोली। दाद ने मुस्कुराकर सर हिलाया। पर इस थकन से ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है बोनी मुझे। और आइंदा खबरदार जो इस वक्त रूम से बाहर निकली। दाद को रह रहकर अपनी अम्मी पर तासुफ हो रहा था कि कैसे वो जवान लड़की को मुलाजमों की मौजूदगी में इंतजार में देर रात तक बिठा सकती हैं। दाद, क्या ताया इतनी मोहलत नहीं दे सकते कि जाकर इस्तीफा ही दे आऊं। दुपट्टे से हाथ पूंछती हुई मुड़ी। किस चीज का इस्तीफा? दाद ने बिल्कुल अनजान बनकर आंखें सुखेड़ी। नूर गड़बड़ा गई। वो मैं पहले जॉब करती थी, एकेडमी तो छोड़ दी, पर स्कूल में टीचर्स की छोटी मोटी नौकरी करती थी और अब बगैर इन्फॉर्म किए इतने दिन बैठ गई हूँ यहाँ, प्लीज़। दुपट्टा उंगली में घुमाती वो मिन्नत करने लगी। तुमने इतना बड़ा कदम लिया नूर, और हमें बताया भी नहीं। तुम्हें पता है कितनी बदनामी होगी अब्बू की जब खानदान वालों को मालूम होगा। दाद ने नाराज होते कहा तो नूर जो उसे आस भरी नसों से देख रही थी नजरें झुका गई। सॉरी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। शर्मिंदा सी वो बोली। तो तुम किसी और से नहीं, कम अज कम मुझसे मांगती। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ नूर। हम अपने राज एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर तुम्हें क्या हुआ है? उसे दुख हुआ था, पहले भी और अब याद करते हुए भी। तभी उसे इस घर में जाने से मना करते वक्त अपने बाप से कुछ नहीं कहा था। वो सब कुछ पहले था दाद, अब हमारे बीच कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं रहा। तुमने खुद उस रिश्ते को तोड़ा था, याद करो। वो तर्क से कहती हुई जाने लगी कि दाद ने बाजू पकड़कर उसे अपने बराबर खड़ा किया। कैसे थोड़ा बताना पसंद करोगी? गुस्सा सब करते हुए उसकी आंखों में देखते पूछने लगा। नूर की रीढ़ की हड्डी में सर लहर दौड़ गई इस पकड़ पर। तुमने दोस्ती के रिश्ते को गलत मतलब में लिया दाद।
मुश्किल उसकी आंखों में देखते वो बोली तो दाद ने सबसे गहरा सांस भरा। किस गलत मतलब में लिया मैंने नूर? प्यार ही किया है ना, और कुछ तो नहीं किया जो तुमने उस रिश्ते को ही तोड़ दिया। उसकी पकड़ में खुद बहुत सख्ती आई कि वो करा उठी। क्या कर रहे हो जंगली, छोड़ो मेरा बाजू। वो झटके से खुद को छुड़ाकर दूर हुई कि दाद ने आगे बढ़कर उसे काउंटर से लगाते दाएं बाएं अपने हाथ रख दिए। नूर सांस रोक कर रह गई। देखो नूर, ऐसे मत कहा करो कि तुम्हारा दाद अपना दिमाग ही खो बैठे। कुछ देर उसकी सहमी आंखों में देखते वो उसकी गाल थपथपाकर बोला तो नूर सिर्फ देखती रह गई। तुम मुझे बहुत अलग अलग लग रहे हो, नशा करते हो ना? उसकी सर्द आवाज में वो डरते डरते बोली तो दाद मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम्हारा। झुककर उसके कान में सरगोशी में बोला कि वो पल खाकर दूर हुई। वह हैरत और बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं तुम्हारी शिकायत बुरहान से लगाऊंगी दाद, तुम बहुत पतले पतले लग रहे हो। किचन से डरते डरते बाहर निकलती दहलीज पर आकर और भराई आवाज से बोली और वहां से भाग गई। वो हंस पड़ा उसकी बचकाना बात पर सोच लिया था अपनी माँ से बात जरूर करेगा। वो बहुत ही घर की मुलाजिम नहीं जो सारी सारी रात जागे। लो संभालो इसे। गार्डन में बैठी हुरू लैन की गोद में जाने की मुस्कान ने सफेद छोटा सा पपी डालकर उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या है?" उसने हाथ अपनी गोद में बैठे पपी के चेहरे और पीठ पर फेरा। "एहे, ये क्या है?" वो उसकी नरमाहट को उंगली पर महसूस करती चीखती उससे दूर फेंक गई। उस पपी के मुंह से भाव भाव निकला। मुस्कान का अलग कहका था उसके रिएक्शन पर। "बेवकूफ, उस दिन बताया था ना पपी का वो है।" हंसते हुए वो फूलों के बीच पड़े पपी को उठाते बोली। "क्या कुत्ता आ गया?" वो होश होती एकदम खड़ी हुई। "कुत्ता कहकर इसकी इंसल्ट मत करो यार, ये कितना प्यारा है।" मुस्कान मुंह बनाकर कहती उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर पपी पर फेरने लगी। वाह, इसके बाल कितने नर्म और खूबसूरत हैं। और उसके कानों को पकड़कर मुस्कुराती खुशी से बोली। क्या बकवास है, इसके कान है बेवकूफ। मुस्कान ने उसके कान पर तारीफ बालों की देखते बोली कि होड़ नाक चढ़ाकर उसकी गोद से लिया। तुम ये मेरे लिए लाई हो हाँ? वो मुस्कुराती उसकी पीठ पर उंगलियां फेरती बोली तो पपी भी उससे खेलने लगा। ये तो बहुत प्यारा है मिस्सी। वो मुस्कान को मिस्सी कहने लगी थी जिस पर उसका दिल करता अपना ही गला दबा ले ताकि मुस्सू मिस्सी मिस्सी जैसे नामों से आज़ाद हो। तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है? उससे कपड़ों पर मिट्टी देखकर मुस्कान बोली। कुछ नहीं, मसरूफ रहने की कोशिश। मुस्कुराती बोली तो मुस्कान ने फूलों की जाने देखा जहाँ फूलों की उखड़ी जड़ें देखकर उसकी आंखें उबल पड़ी। तुमने ये फूलों का क्या हाल किया है हूर? वो यहाँ वहाँ मिट्टी फैली देखकर चिल्लाई। कुछ नहीं, चलो यहाँ से। और उसके चीखने पर नागवारी से बोली। बेवकूफ, जानती हो साहिर को ये फूल कितने अजीज हैं। उससे रश्क आने लगा उस पर। हाँ, तो मैं बीवी हूँ उसकी, मुझसे अजीज नहीं होंगे। और गर्दन अकड़ाकर पपी को लेकर वहां से जिस रास्ते आई थी उसी पर जाने लगी। जाओ मरो, साहिर तुम्हें खुद ही अजीजगिरी दिखाएगा। मुस्कान उस अफसोस भरी नजर फूलों पर डालती वहां से उसके पीछे आई। ये जो गंध तुम फैला रही हो मुलाजमा के बाद मुझे ही सफाई करना पड़ेगी। मुस्कान पाँव पटकती उसके पीछे आधी मिट्टी के निशान पर छिड़कर बोली। हाँ तो करो, फिटनेस बरकरार रहेगी। सुनो, अभी मैं ये तुम्हें रात को नहीं दूंगी, 2 दिन बाद दूंगी कि ठीक तरह से तुमसे मानूस हो जाए। पपी के साथ खेलते उसे देखकर मुस्कान बोली। अगर वो उससे उससे अलग हुआ तो जरूर साहिर के हाथ लग जाना था। तभी वो पहले उसे उसके साथ अटैच करना चाहती थी। दिन में तो दोगी ना? हुरुलैन को उसकी बात ठीक लगी। हाँ ज़रूर, पर तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और दिल से मोहब्बत देनी पड़ेगी। एक पल भी दूर हो तो तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी का पता लगे, नहीं तो इसे मैं वापस कर दूंगी जहाँ से लाई हूँ। मुस्कान उसे समझाने लगी जो होर होर से सुन रही थी। तुम फिक्र मत करो, ये इतना प्यारा है कि मैं इसे सारी मोहब्बत दूंगी। वो मुस्कुराती पपी के सर पर हाथ फेरती बोली तो मुस्कान फदामंदी से मुस्कुराई। जबरदस्त मेरा बच्चा, वो बोली तो होर ने पास रखा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका और मुस्कान ने हंसते हुए कैच कर लिया। मुझे लगता है साहिर की गाड़ी की आवाज़ है। मुस्कान ने इतनी जल्दी साहिर की वापसी पर हूर की तरफ चौंक कर देखा जो लापरवाह बैठी थी। अच्छा है ना, साहिर से भी मिलवाऊंगी नए मेहमान को। वो पपी के पाँव पकड़ती खुशी से बोली तो मुस्कान ने थूक निकला। बेवकूफ़ी मत करो, अभी किसी को नहीं बताना, सरप्राइज देना साहिर को हाँ। वो कहती हुई हूर से पपी छीनकर वहां से अपने रूम में भागी। पीछे हूर अरे अरे कहती रह गई। अंदर दाखिल होते साहिर ने मुस्कुराकर उसकी अरे अरे वाली आवाज़ सुनी और पास एशट्रे में सिगरेट मसलकर लाउंज में दाखिल हुआ। क्या हुआ? अरे अरे कहा जा रहा है मेरा बच्चा? उसे हाथ से पकड़कर उठाते वो बोला
नसें उसे कपड़ों से होती सफ़ेद पाँव पर लगी मिट्टी पर गईं। ये क्या हाल बनाया हुआ है एन? उसके गाल से सफ़ेद बाल उठाकर वो देखते हुए पूछने लगा। वो मैं आपके फूल देख रही थी, गार्डन में। कपड़े झाड़ती हुई मुस्कुराई। साइड ने उसके गाल सहलाया। किसी जानवर को उठाया था मेरे बच्चे ने? उसकी गर्दन से कुछ सफ़ेद बाल रुमाल से साफ करते वो मोहब्बत से पूछने लगा, और उसके सवाल पर वो वापस आती मुस्कान की सांस अटक गई। वो साइड, इससे मेरे मफलर लिया था ना, जिसमें ऐसे ऐसे बाल लगे थे, सफ़ेद, शायद इसलिए ये। हूर के सर हिलाने से पहले मुस्कान बीच में कूदी। तो साहिर ने हूर के चेहरे को देखा। सच कह रही है एन? साहिर को उस लड़की पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था। तभी हूर उलैन से पूछा, हाँ। हूर को समझ ना आया कि हाँ करे या ना, पर फिर सरप्राइज याद करती सर हिलाने लगी। मुस्कान अपना अटका हुआ सांस बहाल करती वहां से निकली। उसका रुख अपनी दोस्त की तरफ था जो हॉस्टल में रहती थी। जल्दी वापस आना। उसकी गाड़ी को निकलते देखकर आरिफ ने कहा, जिस पर वो घूर कर रह गई। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो सुतेले साहब, उंगली से वार्न करते वो बोली। मैं तुम्हारा बाप बनने की भी कोशिश कर सकता हूँ सुतेली नागिन, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आई। कहते हुए बगैर उसकी सुने वो वहां से अंदर बढ़ गया, और पीछे मुस्कान मुठियां भींच कर रह गई। तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? वो गाड़ी से सर निकाल कर चीखी। आरिफ ने जरा मुड़कर उसके सुर्ख चेहरे को देखा। क्योंकि तुम्हें मारकर फिर मरूंगा। चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट पास करके वो पलट गया। मरेंगे मेरे सुतेले, वो चिल्लाती वहां से निकली। पर जाने से पहले मुलाजमा को घर साफ करने की हिदायत करना नहीं भूली थी, जो उस घर की लाडली मालकिन बिगाड़ चुकी थी। साहिर, क्या हुआ है? उसके बाजू से लगी खड़ी हुरुलैन बोली, जो वहां उखड़े अपने फूलों को देख रहा था, जो उसकी सिमी की पसंद के थे और उसकी मौजूदगी हमेशा दिल के करीब महसूस करवाते थे। तुम यहाँ कैसे आई? अपनी सर्द आवाज को जब्त करने के बाद भी वो ना कर पाया, और हुर के बालों को पकड़कर पूछने लगा, क्या हुआ साहिर? गलत कर दिया मैंने? सब कुछ उखाड़ कर पूछ रही थी, गलत कर दिया मैंने? उसके चेहरे को देखने लगा। हुर ने कांपते हाथ अपने बालों से पकड़े साहिर के हाथ पर रखा, जो चाहकर भी उसे तकलीफ नहीं दे पा रहा था। बहुत बहुत। उसके बालों को छोड़कर वो नीचे बैठ गया और फूलों की उखड़ी जड़ों पर मिट्टी डालने लगा। पर नजरें कुछ दूर उखड़े सुर्ख गुलाबों पर गईं, जहां जैसे उन पर कुछ गिरा कर तोड़ा गया हो। वो हुरुल ऐन के चेहरे को देखने लगा। मैं मदद कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो, वो कहती आहिस्ता से उसके पास बैठी। यहाँ से जाओ एन। मुंह तोड़कर उसने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे खुद पर सब नहीं हो पा रहा था। क्यों? मैं आपके साथ रहूंगी, सीधी लहजे में वो बोलती उसके बाजू पर सर टिका गई। पूरी सुर्ख आंखों से एक कर भरा आंसू निकलकर साई की शेप में जज्ब हो गया, और सबसे मुठ्ठियां भींचकर उसका पूरा चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो इस कदर तेज साड़ा कि हुरुलैन के मुंह से चीख निकल गई। साहिर! वो डर और वहशत के मारे चीखती साहिर से दूर हुई, और वो खूंखार नजरों से उसे देख रहा था, जैसे एक बार फिर उसकी सिमी को छीन लिया हो उससे। वो मुंह पर हाथ रखती सिसकती पीछे की जानिब खिसक रही थी। उसे क्या मालूम था उससे क्या हाल किया है फूलों का, कि मुस्कान भी उसे वार्न कर रही थी, और अब साहिर। उसका खौफ से बुरा हाल हो रहा था कि अभी वो आगे बढ़कर उसका गला दबा देगा, और उसकी कोशिश को नाकाम करती पीछे खिसक रही थी। आरिफ भी साहिर की धार लौंज में सुनता भाग आया, और वहां पर मंजर देखकर उसे अफसोस होने लगा हुरुलैन पर। मुझे नहीं रहना यहाँ, वो रोती हुई चीख कर घुटनों में वो छुपा गई। उसके लफ्जों पर साहिर ने लब भींचे और खामोशी से फूलों को देखने लगा। ये क्या कर रहे हो साहिर? वो तुम्हारी एन है। उसके दिल से आवाज आई। उसने तुम्हारी सिम्मी को नोचने की कोशिश की है। एक आवाज उसके कान में गूंजी। उसका क्या कसूर है? तुम खुद उसे अभी तक अंधेरे में बिठाए बैठे हो। उसके दिल ने गुस्सा करते नाराज होकर शिकवा किया। मैं चाहता हूँ जब वो दुनिया देखे तो हर तरफ उसके लिए खुशियाँ हो, कोई गम खौफ ना रहे। वो जीना सीखे, और जब दुनिया देखे तो खुद कर नहीं आज़ादी से सब रंग समेटे अपनी ज़िंदगी में। उसके दिमाग ने दिल को समझाया, जो नाराज हो गया था उसकी हरकत पर, और दोनों ने कान में आती आवाज़ों को पीछे धकेल दिया था। आरिफ उसकी आंखों में अफसोस के रंग देखकर गहरा सांस फिजा में खारिज करता वापस लौट गया। एन। साहिर ने उसके कामते वजूद को देखकर पुकारा। नाम मत लो मेरा, आप बहुत बुरे हैं बीस, मुझे नहीं रहना समझे? घास को नोचती उसकी जानिब फेंकती वाला रस्सी चिल्ला रही थी। उसकी नाक बह रही थी, जिस पर साहिर के लब मुस्कुरा उठे। वो उठा और एक नजर फूलों पर डालकर उसके सामने घुटनों के बल बैठा, और जेब से रुमाल निकालकर
उसकी नाक साफ की कि हूर ने उसका हाथ झटक दिया। कहा ना दूर रहे, नहीं हूं मैं आपकी बीवी, वो कहती पीछे खिसकी। साहिर ने देखा उसकी हिचकियां बुलंद हो रही थीं। शायद वो ज्यादा ही खौफसदा हो गई थी उसकी आवाज़ पर। तो क्या हो? उससे मुस्कुराकर पूछती आगे बढ़कर उसे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी हरकत पर आतिफिशा हो गई और ज़बरदस्त मसम्मत करने लगी कि साहिर ने उसकी नोचने की कोशिश पर अपना चेहरा ऊपर करते उसे अपने कदमों पर डाल लिया और वहां से निकलकर अपने रूम में ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, वो आगे उसके पेट में लाते और पीछे मुक्के बरसाती चिल्ला चीख रही थी। साहिर मुस्कुराता अपने रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करते पलटकर उसे बेड पर डाल दिया। वो रोती हुई बेडशीट को नोचती कुशन्स फेंकने लगी। साई को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी गुस्से की, वो पर सब कर सकता था। मेरा बच्चा। उसे अंदाजा नहीं था वो इस कदर हसास हो गई थी। नहीं हूं मैं आपका बच्चा, वो चिल्लाई और साई ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर पेट से लगा दिया। फिर उसके मसलसल लंबी में हिलते सर को देखा और वहां से नसें सिरकती उसके कामते नाजुक होंठों पर आईं और वो आहिस्ता से झुकाया उसके चेहरे पर। उसके सारे गुस्से खौफ फैशर को कतरा कतरा करके पीने लगा। गुस्से खौफ से चिल्लाती लड़सी हुरुल ऐन साकित रह गई। जब वो उसके चेहरे पर झुका उसकी पूरी सांसों को रफ्ता रफ्ता पीने लगा और हूर उसकी उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत करती आंखें मीचे पड़ी थी। तो फिर बताओ, क्या हो तुम मेरी? उसके कान में सरगोशी करते वो उसी गर्दन पर अपने होंठों से मोहर जब्त करने लगा। बीवी, वो उसके मजबूत होते हंसार में हकलाती हुई बोली। साई ने मुस्कुराते उसके चेहरे को देखा। दूर जाना चाहती हो मुझसे? उसके दिल पर अपने नरम गर्म लब रख कर फिर से पूछा, जिसकी वो बार बार रट लगाए बैठी थी। हूर ने अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास रंगीन तितलियां घूमने लगी हों। उसकी धड़कनें इतनी बुलंद थी कि वो दोनों आसानी से सुन सकते थे। नहीं, वो कहकर आंखें बंद कर गई। तो वहां क्यों जाती हो? वो उसे गार्डन के बारे में पूछने लगा और हूर समझती उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती मुस्कुराई। मुझे वहाँ सुकून मिलता है साहिर। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, पर मैं सिर्फ वहाँ अपना वक्त गुजारने गई थी और मुझे मालूम नहीं हुआ कि क्या कर दिया जिससे आपको इतनी तकलीफ पहुंची। वो सरगोशी में बोल रही थी और साहिर उसके बालों में मुंह छुपाए सुन रहा था। क्या कहता, जानता था वहाँ उसकी सिम्मी रहती है तो सुकून कैसे नहीं मिलेगा। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती? डरते डरते हुए वो कुछ देर बाद बोली। अकेली नहीं, जब हम दोनों साथ होंगे तब साथ चलेंगे। वो हमें देखकर खुश होती है। उसके बालों पर हाथ फेरते उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बोला तो हूर ने नासमझी से देखा। कौन साहिर? तुमने बहुत बुरा हाल बनाया हुआ है कि मेरे मुंह में भी मट्टी आ गई है। नागवारिये से उसके हुलिये को देखकर कहते उसे उठाकर बिठाया और उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। हूर का शर्म से चेहरा सुर्ख पड़ गया। रोजी जग कर उठी बेड से। अभी एक कदम भी नहीं लिया था कि उससे पहले ही साहिर ने उसका नरम नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो धड़कते दिल के साथ रुकी पर मुड़ी नहीं। सॉरी। उसके लंबे बालों को आगे रखते पुश से उसे अपने हसार में लेकर उसके कान में झुककर कुछ इस तरह से बोला कि उसका दिल धड़कना भूल गया और वो साकित से खड़ी रही एक नाकाबिले यकीन लफ्ज पर। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं साहिर? वो रो पड़ी अपने हाथों में चेहरा छुपाकर। कितनी भयानक हकीकत थी उसके लिए कि जो शख्स उसका शौहर है उससे मोहब्बत करता है, उसे वो कुछ नहीं दे सकती। वो उस तरह थी जैसे एक गुलाब को भीड़ में लोगों के पांव तले कुचल फेंक दिया गया हो और उसके बाद उस गुलाब का जो हशर होता है वो थी उसकी हकीकत। फिर क्यों ये शख्स पागल हो रहा था उसके पीछे? साई ने घुमाकर उसके सिसकते वजूद को अपने सीने में छुपा दिया। तो मुझे सब कुछ दे सकती हो एन, और वो है। बस कर दे साहिर प्लीज, वो तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख गई। पागल है आप और कुछ नहीं, वो उससे दूर होकर चिल्लाई। साहिर मुस्कुरा दिया। हाँ तो? वो जो उसे वहीं छोड़कर वार्डरोब से हाथ नहीं लगाकर अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश कर रही थी। साहिर पीछे आकर बोला जिस पर हुरुल ऐन लब भींच गई। तो कुछ नहीं, वो नाक चिढ़ाकर बोली। तो क्या तुम प्यार नहीं करती मुझसे? अपने सूट पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा कि हुरुल ऐन का दिल धड़क उठा जैसे कह रहा हो हाँ करती हूँ, बहुत बहुत, पर कह नहीं सकती। मुझे फ्रेश होना है, वो आंखें मूंद कर बोली। जरूर, पर याद रखो, अब तुम खुद कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इतना जितना कि अभी तुम्हारी धड़कनें शोर मचाकर बता रही हैं।
एक हाथ से उसकी कमर जकड़कर दूसरे से उसके लिए हैंकी ड्रेस निकालते वो मुस्कुराकर बोल रहा था और वो तलखी से मुस्कुरा रही थी। जानती थी वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हटे पीछे, मुझे नहाना है। उसे मुसलसल अपने पीछे खड़े महसूस करके वो फिर अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली। मेरी मदद चाहिए? उसकी बेबाकी पर वो काम कर रह गई। किस में? अपनी लरस्सी टांगों पर बामुश्किल खुद को खड़ा रखते हुए अकलाई। प्यार करने में? साई ने मुस्कुराहट रोककर उसका चेहरा अपने सामने करते उसके लरस्सी पलकों को देखते हुए कहा। तो जैसे हूर की सांस में सांस आई। नहीं। उसके सीने पर जोर देकर पीछे करने की कोशिश करती गुस्से से बोली। तो वो हंसा पीछे हुआ और वो एन अपने धड़कते दिल के साथ बाथरूम में आई। अभी वो दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि साई ने डोर पर हाथ रखते उसकी कोशिश नाकाम कर दी। क्या है? और अंदर ही अंदर डरती बोली। ड्रेस तो ले लो। साई मुसलसल मुस्कुरा रहा था उसकी हालत पर और अंदर दाखिल होकर ड्रेस हैंग करते उसकी गाल थपथपाकर बाहर निकल आया कि पीछे से एकदम ही हूर ने दरवाज़ा बंद किया उसकी पीठ पर। साई ने पलटकर देखा और उसकी कंडीशन समझते हुए कहका लगा उठा। शर्ट के बटन खोलते वो ड्रेसिंग रूम में आया। उसने सोच लिया था कि रात को उसके सोने के बाद वो अपनी सिम्मी के फूलों को वापस से लगाएगा। मासी, अगर आपका दोस्त नहीं मान रहा तो आप पुलिस में कंप्लेंट करें जमाल। ओरोलैन के बालों में तेल लगाने के बाद उसे सोने की हिदायत कर दी। जब वो अपने कमरे में आई तो जमाल साहब बैकग्राउंड से टेक लगाए परेशान से आंखें मूंदे देखकर वो पास बैठी बोली। मैं भी सोच रहा था। आखिरी बार कहूँगा, मान गया तो ठीक है, वरना पुलिस से मदद लेंगे। कम से कम कुछ पैसे तो लुटा दे कि अपना घर ही खरीद सके। मुझे नहीं मालूम था पैसे इंसान को अंधा कर देता है। मैं काफ़ी बार उससे मिन्नतें कर चुका हूँ, पर लगता नहीं वो मेरा दोस्त है। ऐसा लगता है जैसे दौलत और लालच ने उसे अंधा कर दिया हो। जैसे मेरी पोजीशन नहीं देख रहे कि किस हाल में हम जी रहे हैं। बचपन का दोस्त था, बचपन से साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, पर पता नहीं कब उस पर दौलत की हवस इस कदर चढ़ गई कि उसे अंधा कर गई। वो मुझे पहचानने से इनकारी है। जमाल साहब कर्ब से छत को देखकर बोल रहे थे और मिशाल बेगम खामोशी से पास बैठी सुन रही थी। हौसला करें, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। उनके कंधे पर हाथ रखते वो हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में अपने साथ का एहसास दिलाने लगी। मेरा हौसला अब टूट रहा है मिशाल। मुझे लगता है हमारा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मेरा दिल खौफ से पहले ही सहम रहा है। दिल करता है तुम तीनों को कहीं छुपा दूं, कहीं ऐसी जगह जहां तुम तीनों पर किसी बुरे वक्त का साया भी ना पड़े, और जो तूफान आने वाला है वो मुझसे टकराए और मेरी परियां महफूज रहें। मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी में ही मैं किसी अच्छे हमसफ़र के साथ अपनी पुरियों को रसद कर दूं। कोई अच्छा साथी जो उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जो मैं एक गरीब बाप नहीं कर सका। तुम दोगे मेरा साथ मिशाल? वो सीधे होकर बैठे और मिशाल बेगम का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जमाल? अल्लाह हमारे साथ है, क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? और अभी मेरी बेटियों की उम्र ही क्या है? मैं हरगिज़ आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मिशाल बेगम नाराज होकर बोली। ओह, तुम नहीं समझ रहे मिशाल, मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे खौफ महसूस होता है जब अपनी परियों को देखता हूँ। एक अनजाना खौफ जकड़ रहा है मुझे। हम कल ही नूर को वापस बुला रहे हैं। जमाल साहब की बातों पर मिशाल परेशान हो गई। क्या हुआ है जमाल, क्यों डर लग रहा है? अल्लाह के फजल से अपना कमाते हैं, हलाल खाते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश है ना? किसी से लेन देन है ना झगड़ा, फिर किस बात से डर लग रहा है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया है क्या? मिशाल बेगम के सवालात पर जमाल साहब गहरा सांस भर कर रह गए। गुनाह, गुनाह हो गया है मुझसे मिशाल। वो जब बोले तो मिशाल हैरत से देखने लगी। कैसा गुनाह जमाल? उस दिन जब हम आइसक्रीम पार्लर में थे तो वहाँ 20 मौजूद था, और तुमने देखा था वो कैसे उस पार्लर के मालिक के गर्दन पर खंजर रखकर उससे बातें कर रहा था। तुम दोनों को तो वहाँ से भगा दिया, पर जब मैं हुरूलैन के लिए वहाँ रुका तो उसे कत्ल करते देखकर भी अपनी इज्जत के वास्ते भाग निकला और कह दिया मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधा हूँ। गुनाह देखकर खामोश रहने वाला भी तो उस गुनाह में बराबर का शरीक होता है। और मैं उस कत्ल को देखकर पुलिस के पास जाने की बजाय दबकर घर में बैठ गया। क्या इसकी सज़ा मुझे नहीं मिलेगी मिशाल? और इस डर खौफ के हजार में आकर मैं भाई साहब के ऑफिस गया और उनसे अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखने का कहा, तो उन्होंने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया और बेकारी कहकर मुंह पर कुछ नोट फेंक दिए। जमाल साहब कहते हुए रो रहे थे और मिशाल बेगम साकित बैठी थी। आप क्यों जमाल मेरी बेटियों की इज्जत नफ्स को कुचल रहे हैं? उनके पांव तले? वो मेरी बेटियां हैं जमाल, मेरी परियां। अगर कमाल भाई खुद चलकर भी आए उनके रिश्ते के लिए तब भी मैं इनकार कर दूंगी।
और आप उछल कर गए उन बेहिस इंसानों के पास जिनके पास सीने में तो अल्लाह ने दिल दिया था, पर दौलत और गुरूर ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। विशाल बेगम दुख तासुब से अपने हाथ उनके हाथों से निकाल कर बोली, तो जमाल साहब खामोशी से उनके चेहरे को देखने लगे। मैं डर गया था मिशाल, वरना मैं क्यों जाता उनके पास जिन्होंने मेरी इज्जत। वो कहते कहते लब भींच गए और विशाल बेगम उनकी हालत का अंदाज़ा लगाती हुई देखने लगी। इतने साल साथ गुजारने पर उन्हें ये तो मालूम हो गया था कि उनका शौहर एक रहमदिल और हसास तबीयत का मालिक था, पर उस आइसक्रीम पार्लर वाले वाक़ये ने उन्हें खौफज़दा कर दिया था। जमाल, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देखता और जानता है, तुम्हारी नीयत और सोच को भी। तुम अपनी मासूम बेटी के डर से भाग कर आए। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा बाप भी होता तो यही करता। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, उसके सामने सजदे में गिरकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। उससे तो अपने बंदे के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं और कहता है, बंदा एक बार तुम आओ, एक बार मांग कर तो देखो, अपनी गलती पर माफ़ी मांगो तो सही, खाली हाथ नहीं लौटोगे। मिशाल बेगम जमाल साहब के हाथ अपने हाथों में लेकर बोल रही थी और वो सर झुकाए आंसू बहाते सुन रहा था। मैंने घर खरीदा है, जो पैसे होरुलैन के इलाज के लिए रखे थे उनसे। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही और उसके बाद जमाल साहब बोले तो विशाल उनके चेहरे को देखने लगी। मैं जानती हूँ आपने जो फैसला लिया होगा वो सही ही होगा, आप फिक्र मत करें। होटल में लगे पैसे मिलेंगे तो हम उससे हुरुलैन की आंखों का इलाज करवा लेंगे। विशाल बेगम मुस्कुराकर बोली तो जमाल उनका चेहरा देखने लगे, जो उनके हर फैसले में उनकी हामी और साथ होती थी। दुनिया उसे बदकिरदार मॉडल समझती थी, पर ये तो जमाल से कोई पूछता कि वो कैसी थी, जो शादी के बाद अपने शौहर की इजाज़त के बगैर पाँव भी बाहर नहीं रखती थी और सर पर हमेशा दुपट्टा टिकाए 5 वक्त नमाजी थी। जमाल साहब मुस्कुराकर अपने तकिए के नीचे रखे पेपर्स निकालकर उनके सामने किए। ये तो बहुत अच्छा किया, हुरुलैन के नाम पर घर करके। विशाल बेगम मुस्कुराकर बोली तो जमाल साहब भी मुस्कुरा दिए। कभी ये मत सोचे जमाल कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, आपने हमें सब कुछ दिया है। इन मोहल्लों में रहने वाली ज़िंदगी से भी हसीन ज़िंदगी दी है। क्या कोई दूसरा इंसान मोहब्बत के लिए इतना कर सकता था? जमाल की अपनी ऐश इशरत वाली ज़िंदगी छोड़कर 16 घंटे ड्राइविंग करके खुद को एक ही जगह पर बैठाकर अपने बदन को सिक्का कर हमारे पेट भरने के लिए कमाते हैं। शायद आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अभी तक मुझे मेरी बेटी को ठुकर मारकर जा चुका होता। विशाल बेगम मोहब्बत से कहती नम आंखों के साथ जमाल साहब के कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद गई। उससे शादी के बाद कितनी बातें सुननी पड़ी थी समाज से, पर वो डटा रहा और उसके ऊपर दर्द का घना साया बना उसे छांव देता रहा। सूरज की तेज सप्ती किरणें अपने ऊपर बर्दाश्त करके जमाल साहब ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा तो दोनों आसूदगी से मुस्कुरा दिए। मुसलसल आती चीख और आहों पर उसे नागवारी से भाई की तरफ देखा और गुस्से से उठकर शर्ट पहने रूम से बाहर निकला। आवाज़ें महल के बाहर अड्डे से आ रही थीं और वो भी किसी लड़की और लड़के की थी। साहिर तेज से कदम लेता अड्डे के सामने आया और लोहे का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पर हर सू खामोशी छा गई। क्या हो रहा है? अंदर दाखिल होते उसे ज़मीन पर पड़ी जगह जगह से फटे लिबास में लड़की को देखते दौड़ा और फिर उस पर झुके उस आदमी को देखा जो ब्लैक किंग का मुलाजिम था। उसकी धाड़ पर उस लड़की पर झुका आदमी बदक कर पीछे हुआ और सामने मौजूद साहिर आलिम को देखने लगा। एक लड़का ऊपर लटका हुआ था और दूसरे तमाशाई खड़े तमाशे से लुत्फ उठा रहे थे। बीस्ट। उसके मुंह से गड़बड़ाहट में टूटे फूटे लफ्ज़ निकले और सामने बेयकीनी से देखने लगा, जिस पर उसके साथ बाकी सबको भी हैरत का झटका लगा। 20 की अड्डे में मौजूदगी पर भाई, भाई, मेरे भाई को बचा ले। नीचे पड़ी कमसुन सी मुस्कान उसके लंबे चौड़े वजूद को देखती रोती हुई ऊपर लटके आरिफ की जानिब इशारा करते इल्तिजाएं करने लगी। साहिर ने उस पर से नजरें चुराकर ऊपर लटके 22 साल लड़के को देखा, जिसके नाक मुंह से खून बूंद बूंद नीचे जमीन पर टपक रहा था। वो उसे पहचान गया, यहीं का मुलाजिम था और उन सबके रूम की सफाई करता था। क्यों लटकाया हुआ है इसे? उसकी भूरी आंखों में नफरत फैल गई और उससे आगे बढ़कर अपनी शर्ट मुस्कान के ऊपर डाली, जिससे वो सिसकती एकदम खुद पर लपेट गई। वो दरश्तगी से पूछता मुस्कान को उठाने लगा, जो लरस रही थी और उसके चेहरे पर जगह जगह साम थे। शायद उसे मारा गया था बेरहमी से। कयामत की दुआएं मांगता आरिफ, जो अपनी बहन को अपने सामने बेआबरू होते कुछ नहीं कर पा रहा था सवाए अल्लाह से दुआ मांगने के। धाड़ की आवाज़ पर उससे बेयकीनी से सूजी आंखें खोली तो सामने 20 को पाया। एक बेनाम आंसू उसका निकल कर नीचे खून की बूंदों में गिरा
और मोहब्बत से अपनी बहन को देखने लगा जो वहाँ आ गई थी, जहाँ पूरा साया उसकी परछाई को छूते हुए भी 100 बार सोचे। ब्लैक किंग के खिलाफ क्या है जिस पर इसे खत्म करने का हुक्म है किंग की तरफ से? उस आदमी ने बीस को देखते बताया। किस बात पर खिलाफ क्या है? उससे मुस्कान को वहाँ पर एक चेयर पर बैठने का इशारा किया और अपने भाई को लटकते देखकर सिसके दबाती बैठ गई वो। ये लड़की कोठे से आई है और कहर जमाने से हमारे लिए खरीदा है, पर यह लड़का इसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि ब्लैक किंग के खिलाफ जाकर यहाँ से इसे आज़ादी दे रहा था, और अब किंग का हुक्म है कि हम इसके सामने इसकी बहन के साथ। बस। साई ने हाथ उठाकर उसकी जुबान को लगाम दिया और मुस्कान उस बीस को देखने लगी जो इस वक्त उसके लिए एक फरिश्ता साबित हुआ था। भाई, मेरे भाई को बचा लो, वो मर जाएगा। पास खड़े साई के हाथ को अपने हाथ में लेकर वो रोती अब उसे आरिफ की जाने मुतवज्जा करने लगी। वो चाहकर भी उसे बीस नहीं कह पाई। वो जब कोठे में रहती थी तब जब जब बीस का कोई वाक़या सुनती तो दिल करता उस सरिंदे का अपने हाथों से सीना चीर दे और देखे क्या उसके सीने में अल्लाह ने दिल नहीं दिया जो इस बेरहमी से लोगों को मारता है। पर आज उसी बीस को देखकर सोच रही थी शायद ये ना होता तो वो आज कहीं की नहीं रहती और ये दरिंदे उसे नोच लेते। बीस्ट, आप बीच में मत आए, ये किंग का हुक्म है और हमें किसी भी हाल में मानना है। जानते हैं उसके हुक्म के खिलाफ जाने वाले का क्या हाल होता है। बीस के तेवर देखकर वो आदमी हकलाता अपनी बात पूरी करने लगा और उसकी नसें बार बार भटक कर कमसुन सी मुस्कान के वजूद पर जा रही थी। खोलो इसे। साइड ने कलाई पर बंधे खड़ी में देखते सर्द आवाज में कहा। सब हैरत से देखने लगे। क्या हो गया है? क्यों बीच में आ रहे हो बीस्ट? ये हमारा मामला है, आप जाएं यहाँ से। उसके लफ्ज़ों पर साइड ने कलाई से नसें हटाकर उसे देखा और वो लम्हा था जब उसके रोंगटे खड़े हो गए, जब उसकी सर्द भूरी आंखों में गुस्सा देखा। खोल दिया। एक ने जल्दी से दीवार में रेड बटन को दबाया तो आरिफ नीचे गिरा। वो जानते थे वो इंसान नहीं जानवर है और उससे जिद करना मतलब मौत को दावत देना। मुस्कान तोड़कर अपने भाई के पास पहुंची। मिस्सी। आरिफ ने सिसकते उसके वजूद को खुद में छुपा लिया और दोनों बेतहाशा रोने लगे। कोठे में वो दोनों बहुत छोटे और अपने माहौल से नासमझ थे और वहाँ उस घुटनसदा माहौल से भागकर रोज़ आरिफ के स्कूल से आने के बाद एक रूम में बंद हो जाते थे और आरिफ जो पढ़कर आता था उससे पढ़ाता था। एक रोज़ ऐसा ही दिन था, उसका भाई तैयार होकर स्कूल तो गया पर फिर लौट कर वापस ना आया। वो रोज़ की तरह इंतज़ार करती रह गई पर आरिफ को नहीं आना था, वो नहीं आया। वो रोती हुई पाई अपनी माँ के पास पहुंची और उससे आरिफ के रात तक ना आने की वजह पूछी तो उन्होंने बहुत सुकून से कहा कि वो भाग गया है, पर वो नहीं मानी कि उसका आरिफ उसे अकेले छोड़कर जा सकता है। उसकी मुसलसल चीखों पुकार से भाई बेजार होकर आखिरकार उसे बताया कि उसे भेज दिया गया है उसके असल मुकाम पर और तुम भी अपना माइंड सेटअप कर लो, तुम्हें भी जाना होगा यहाँ से किसी रईस की रातों की जीनत बनकर। उसके बाद उसे चुप लग गई। उसकी इस खामोशी जो उसे 17 साल की उम्र में समान एक रईस आदमी से बेचने पर भी ना टूटी। क्या करती, एक दुआइफ की औलाद थी जिसके समाज में हजार दुश्मन थे। अगर भाग जाती तो उसे बाहर के नाम नेहाद गैरतमंद अपने पाँव तले कुचल देते, जिसके वाक़ये वो सुनती रहती थी कोठे में और इल्तिजा मसम्मत करती तो यहाँ हर किसी आने वाले की रातों को रंगीन बनाती और आगे चलकर इस कोठे की मालकिन बन जाती जो उसे हरगिज़ गंवारा नहीं था। तभी उससे अपने लबों पर कुफल लगा दिया और फिर 8 साल बाद वो सामने थी अपनी भाई के जो बचपन में ही उससे बिछड़ गया था। उसे सर्द हवाओं के नजर करके आरिफ जो हर दिन रात अपनी बहन की सलामती की दुआएं करता आया था और उसे वापस उसी दलदल में देखकर वो घबरा उठा और हर मुमकिन कोशिश करते उसे वहाँ से भगाने की। पर उसे किंग के जुल्म से तो बचा गया पर उसके जानवरों से नहीं बचा सका। कुछ देर पहले जो उसके सामने क़यामत का दिन था, जहाँ उसकी बहन उसकी निगाहों के सामने बेआबरू हो रही थी, तब वो कसरत से अपने रब को याद कर रहा था कि उसकी बहन पर वो दाग ना आए जो हर भाई के लिए दर्दनाक मौत होती है। मुसलसल अपने ऊपर जुल्मात बर्दाश्त करते वो चीख चिल्ला रहा था कि अचानक ही दरवाज़ा खुला और जो अंदर दाखिल हुआ उससे उसे सिर्फ अपनी ही मौत की उम्मीद हो सकती थी। पर जब उसे अपनी इज्जत पर अपनी बहन पर शर्ट डालते देखा तो रो पड़ा। कैसे भूल सकता था कि वो औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, या ये कहा जाए कि अपनी सर्द महरी के पर्दे तले छुपे हुए भी वो औरत की इज्जत करता था। उस औरत की जो औरत कहलवाने के लायक हो, उसकी नहीं जो औरत के नाम पर धब्बा हो। साहिर ने आगे बढ़कर आरिफ के जख्मी वजूद को सहारा देते उठाया और वहां से जाने लगा दोनों को लेकर। बीस, तुम गलत कर रहे हो, तुम इस लड़की को नहीं ले जा सकते। उस आदमी ने मुस्कान की कलाई पकड़ते गुस्से से कहा।
कि साहिर के आगे बढ़ते कदम ठटक कर रुके और उसने मुड़कर पीछे देखा, जहाँ खौफ से मुस्कान अपने भाई का मजबूती से हाथ पकड़े रो रही थी। मिस्सी। आरिफ ने उससे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो आदमी घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। सिम्मी। साहिर के दिल से आ निकली और पलक झपकते कि वो आरिफ को छोड़कर आगे बढ़ा और उस आदमी की गर्दन से इतनी जोर से पकड़ा कि वो उसकी पकड़ में फड़फड़ाता चला गया। बीस्ट। अभी उसका जुमला मुकम्मल ही ना हो पाया था कि साहिर ने घुमाकर उसके मुंह को दीवार पर दे मारा पूरी ताकत से, कि वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप उठी उस मंजर को देखते हुए, जो बार बार उसके मुंह को दीवार पर मार रहा था, यहाँ तक कि उसका वजूद ने हरकत करना ही बंद कर दी और साकित हो गया उसकी पकड़ में। मुस्कान आंखें फैलाए पहली बार उसे देख रही थी और लरस रही थी कि उसके वापस कदम उनकी तरफ लेने पर वो डर कर आरिफ में छुपी। चलो। दोनों बहन भाइयों को बुत बने देखकर वो गुस्से से बोला, तो होश में आते उसके पीछे आए और जाकर उसकी गाड़ी में बैठे। पीछे सब लोग खामोश उस आदमी की लाश को हो रहे थे, जिसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। ये पकड़ो लड़की। उसी घर में मौजूद एक रूम में बैठे आरिफ और मुस्कान दोनों को मेडिकल बॉक्स देने के बाद उससे मुस्कान की तरफ 2 ड्रेस बढ़ाए, जिससे वो मुस्कुराकर थाम गई। शुक्रिया आपका बीस्ट, नम आंखों से कहते वो रूम से जाते हुए उसके पुष्प को देखने लगी और फिर अपने भाई की जाने में त्वचा हुई। साहिर उन्हें इसलिए यहाँ लेकर आया था कि जानता था अगर किंग को मालूम हुआ तो ज़रूर उन्हें मारने की कोशिश करेगा, जो साहिर कभी होने नहीं देगा।